अच्छा, आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैं अपने हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ, GTPL बंद है तो शायद थोड़ी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी या तुमको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। चलो नंबर 9, कल हमने शायद 8 तक करा था, है ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जानकी मार्बल लिमिटेड of Palanpur issued 50,000 11% debentures of ₹100 at a premium of ₹20 plus प्रीमियम ₹20, यानी कितने रुपए में इशू करा? 120. 120. The full amount was payable on application. पूरा अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन के टाइम पे ही ले लिया है। अभी तक क्या होता था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल अलग अलग होते थे। इस बार सारा अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे ही ले लिया है। Application were received by the company for 60,000 debentures. Application for 10,000 debenture were rejected. मतलब ये प्रो रेटा नहीं है, एक्स्ट्रा 10,000 दे सबके सब रिजेक्ट कर दिए। ओके, and amount thereon was refunded. Debentures were allotted to the remaining applications. Write the necessary journal entries. चलो ध्यान यहाँ पे। जर्नल ऑफ जानकी मार्बल लिमिटेड, इस बार एक ही स्टेप के अंदर, मतलब एक ही साथ पूरा पैसा मंगवा दिया है। ओके, तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 डिबेंचर का कितना रुपया आ गया? 120 रुपया आ गया। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 120 टू 11%, पर खाली एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन के बाद वो पैसा, वो शेयर हम अलॉट भी करने वाले हैं। तो क्या लिखने का जब एक साथ पूरा पैसा आ जाए? तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, क्यों दोनों साथ में लिख रहे हैं? अलॉटमेंट तो हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं है ना। क्या बेटा? अनीश और जयराज को ऐड करो ना। ओके, स्टेज तो खाली एक ही है, एप्लीकेशन के टाइम पे ही पूरा पैसा है, लेकिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है हम उनको शेयर अलॉट भी तो करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों लिखने का। तो टू 11% क्या आएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 120 नरेशन being debenture amount या being full amount of debenture received including premium भी आ गया इसके अंदर। ओके, अब क्या करेंगे हम? इसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट के अंदर, जो एक्स्ट्रा आया उनको रिफंड करेंगे और 20 रुपया जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे। तो 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 60,000 मल्टीप्लाई बाय 120। अब इसमें से 10,000 डिबेंचर को तो डायरेक्ट रिजेक्ट करके उनको पूरा 120 रुपया वापस कर देंगे। तो पहले तो आएगा टू बैंक अकाउंट, 10,000 डिबेंचर्स का 120 रुपया पूरा वापस कर दिया। अब बचे कितने? 50,000, वो ट्रांसफर हो गए डिबेंचर अकाउंट के अंदर। तो टू 11% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट इज लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें सिर्फ इश्यू डिबेंचर्स ही आएंगे और फेस वैल्यू भी आएगी। मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और जो बाकी का 20 रुपीज है वो कहाँ जाएगा?
सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20। मेरे शब्द नीचे लिखेगा तो मैं खाली ऊपर लिख देता हूँ। सम खत्म हो गया। ग्रीन डिबेंचर amount transferred to debenture account, ओके, ये 11% डिबेंचर अकाउंट। बस खत्म हो गया सब। तो इस बार एक पूरा पैसा एक साथ में हमने मंगवा लिया है, अलग अलग स्टेज होंगे नहीं इसमें। सम इज ओवर। एनी डाउट? नो सर। नो डाउट। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहाँ से आया? 20 रुपया प्रीमियम का तो वही रहेगा। 50,000 तो डिबेंचर में चलेगा ना सर? आप 120 से 100 रुपया गया ना बेटा, 20 रुपया तो जाएगा ना प्रीमियम में। हाँ हाँ, वो 20 रुपये प्रीमियम में। सॉरी सर। चलो अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ये अपना नॉर्मल टाइप का लास्ट सम था। अब धीरे धीरे टाइप चेंज होते जाएगा। ये अभी तक हमने 9 तक जितने भी सम्स करे हैं सबके सब शेयर कैपिटल के जैसे ही थे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ओके। अब धीरे धीरे टाइप चेंज होते जाएगा। 10th वाला भी थोड़ा बहुत ऐसा है, उसमें एक पार्ट अब एक्स्ट्रा आएगा, तो देखते हैं अपने। नंबर 10, अब देखो, बिफोर गोइंग टू सम नंबर 10 एक थोड़ी सी थियरी लिखनी है, वो अपने लिख लेते हैं। बिफोर गोइंग टू सम नंबर 10 छोटी सी थियरी है। डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस अब ये क्या है? डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस। कोई भी कंपनी जब अपने डिबेंचर को मार्केट में इश्यू करती है तो डिबेंचर को इश्यू करने के लिए उसको एक प्रोसीजर फॉलो करनी है और उसका कुछ एक्सपेंस होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था ये जब हम इसकी थियरी पढ़ रहे थे तब कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सेबी, according to companies act, whenever any company decide to issue the debentures to borrow the money, then it has to give the advertisement in the newspaper. Okay, उसको न्यूज़पेपर में पूरा एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, उसमें सारे उनके टर्म्स कंडीशन होंगे, सब कुछ उसमें लिखना पड़ेगा। कितने रुपए का डिबेंचर होगा, कितने डिबेंचर है, कितना उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, एवरीथिंग शुड बी रिटन। ओके, वो जो पूरी एडवर्टाइजमेंट देंगे, उसका डिबेंचर लोग अप्लाई करेंगे तो उसके लिए फॉर्म बाहर निकालने पड़ेंगे, फॉर्म प्रिंट करने पड़ेंगे, तो वो सबका जो एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस। जब डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं उसका एक्सपेंस। ओके, तो ये एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? अब ये एक्सपेंस को हम राइट ऑफ करेंगे। अब ये डिबेंचर एक्सपेंस जो है, इट इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। डिबेंचर को इश्यू करने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है, हम उसके फॉर्म्स प्रिंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले को दे रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरह का एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों के अंदर जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो वहां पर हम P&L अकाउंट लिखते थे। ओके, लेकिन जब कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद का चैप्टर में पढ़ेंगे, तब तो तुमको पूरा डिटेल में पता चलेगा। पर जब हम कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर P&L अकाउंट नहीं आता है। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स पे सिर्फ स्टेटमेंट्स आती है। देयर आर नो अकाउंट्स, नो ट्रेडिंग अकाउंट, नो P&L अकाउंट। हाँ, बैलेंस शीट आएगी, ओके, पर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट नहीं आता है। उसकी जगह पे कंपनी के फाइनल अकाउंट के अंदर आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
इट इज सेम एज P&L अकाउंट, P&L अकाउंट ही है वो, ऐसा ही मानना है उसको, सारे रूल्स भी वही है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के अंदर P&L अकाउंट बोलते हैं, वहां पे डेबिट और क्रेडिट होगा, जबकि कंपनी के अकाउंट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, वहां पर सीधा स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऊपर सारी इनकम लिखेंगे, लेस करके एक्सपेंस लिखेंगे, वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी डेबिट और क्रेडिट नहीं आएगा, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, तो क्या बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता है? नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, क्या उसमें डेबिट क्रेडिट होता है? नहीं होता है। उसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, पहले ऊपर सारी इनकम आ जाएगी, फिर लेस करके सारे एक्सपेंस लिखेंगे, इनकम के टोटल में से एक्सपेंस के टोटल को माइनस करेंगे, तो अपने को प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। अंडरस्टूड? वो अपने बाद में देखेंगे, पर अभी तो इतना याद रखो कि ये है तो एक्सपेंस, तो कहां जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा, पर कंपनी अकाउंट से P&L अकाउंट नहीं होता है, उसी जगह पे क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर एक पॉइंट खाली लिखना है अपने को, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये उस अकाउंट का नाम है, ये नाम याद रखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं। जब भी डिबेंचर को इश्यू करने का जो एक्सपेंस होता है, उसका एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज रिटर्न ऑफ इन P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट का कंपनी अकाउंट में क्या नाम होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, पीछे अकाउंट लगा देने का। तो हमेशा जब भी डिबेंचर को इश्यू करने का जो भी एक्सपेंस होगा, उस अकाउंट को स्पेशल नाम दिया गया है एक्सपेंस और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और उसको हमेशा कहां ट्रांसफर किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। और रूल तो वही रहेगा भाई, हम अकाउंट्स दिख रहे हैं, जो हमने 11th में रूल पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंस को ट्रांसफर करते हैं तो P&L अकाउंट डेबिट होता है, पता है ना? और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई इनकम को ट्रांसफर करते हैं तो P&L अकाउंट क्रेडिट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ट्रायल बैलेंस टू लेजर का रूल है। मुझे बताओ, P&L अकाउंट जब हमने बनाते थे तो क्रेडिट में क्या लिखते थे? इधर क्या आता था? इनकम। इनकम। और इधर क्या आता था? एक्सपेंस। तो जरा ये लेजर है, लेजर टू जर्नल करो, एक्सपेंस, लेजर टू जर्नल करो। P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इनकम है, तो जब इसकी जर्नल लिखोगे तो क्या आएगा? बोलो, इनकम अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, यस और नो? और P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे एक्सपेंस है। ओके, P&L अकाउंट में एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट। जब इसकी जर्नल एंट्री लिखोगे तो क्या होगा? क्रेडिट। तो क्या आएगा? P&L अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। इन शॉर्ट, किसी भी इनकम को अगर हम P&L में ट्रांसफर करते हैं तो P&L अकाउंट क्रेडिट होता है। इनकम होगी तो P&L अकाउंट को क्रेडिट करने का, ओके। और अगर एक्सपेंस होगा तो P&L अकाउंट डेबिट होगा। देखो हुआ ना, एक्सपेंस में P&L अकाउंट डेबिट हुआ, इनकम के अंदर P&L अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो सेम इधर भी ऐसा ही होगा। तो जब हम इश्यू ऑन डिबेंचर अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? उसकी जर्नल एंट्री आएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। एनी डाउट? यस और नो? नो डाउट सर। अब उसी तरह से एक और चीज, जब भी हमने देखा ये चैप्टर के अंदर हमने समरी किया कि शेयर्स जो होते हैं दे कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स आर ओनली इशूड एट डिस्काउंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and to the employees, and those such type of shares are called sweat equity shares. Okay, शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते हैं, पहले कर सकते थे।
लेकिन अब सेबी का रूल आ गया है कि अब नहीं कर सकते, 2013 के बाद से नहीं कर सकते डिस्काउंट पे इश्यू। ओके, तो इसके लिए करना हो तो खाली किसको करना है, कंपनी के एम्प्लॉयज को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए पसीना बहाया है, और इसके लिए अगर इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है तो वो सिर्फ एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को किया जाता है, और उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट मतलब वही पसीना। ओके, जबकि डिबेंचर्स को इश्यू कर ही सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये हमने थियरी में पढ़ा था। तो अब अगर डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे तो डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं मतलब वो भी हमारे लिए लॉस है, तो उसको भी कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। और जब भी लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो भी P&L अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो याद रखना, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट is written off in same statement of P&L account, statement of P&L account, और सेम इसके तरह ही रहेगा। ये भी हमारे लिए लॉस है, ओके, और ये हमारे लिए एक्सपेंस था। इसके लिए दोनों सिचुएशन में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट तो डेबिट ही होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट debited to discount on debentures account। अब जो अपने नेक्स्ट सम करने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, और जब अपने सम करेंगे तो दोनों की कंबाइंड एंट्री करेंगे सीधा। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। ये तो समझने की मैंने अलग अलग लिखी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो चलो अब ऐसा एक सम ले लेते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। अब हम चलते हैं सम नंबर 10 पे। Now, question number 10. Mansoori Limited of Dahod issued 80,000 10% debentures of ₹100. सर 8,000 है। 8,000. Okay, sorry. 8,000 of ₹100 at a discount of 10%. माइनस डिस्काउंट 10% यानी कितना होगा, ₹10, यानी कंपनी ने ₹100 वाले डिबेंचर को कितने में इशू करा, ₹90 पे on 1/4/2017। द अमाउंट वेर पेएबल एज अंडर, 3 पार्ट में अमाउंट मंगवाया है। एप्लीकेशन के टाइम पे बोला है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इक्वल टू कॉल वैल्यू। ओके, एप्लीकेशन के टाइम पे बोला है ₹30। अलॉटमेंट के टाइम पे बोला है ₹35 एंड बैलेंस अमाउंट ऑन फाइनल कॉल, और बैलेंस अमाउंट ऑन फाइनल कॉल। ओके, अब सुनो ध्यान से, डिस्काउंट कहाँ गया, ये ₹10 जो डिस्काउंट है वो कौन से स्टेज पे देना है। अभी तक तो हर समय लिखा होता था कि एप्लीकेशन में या अलॉटमेंट में या फाइनल कॉल में, इधर तो लिखा ही नहीं। लिखा है कि ₹10 डिस्काउंट कौन से स्टेज पे देना है, नहीं लिखा है ना। तो जब ना लिखा हो तो अलॉटमेंट में दे देने का, एप्लीकेशन में कभी नहीं देते, क्योंकि एप्लीकेशन में तो सबका पैसा आने वाला है, तो पैसा पूरा ही लेना है। तो जब कुछ ना लिखा हो तो क्या करना है कि कंपलसरी अलॉटमेंट में डिस्काउंट देना है। तो ये जो ₹35 है ये डिस्काउंट के बाद की अमाउंट है, ये ₹35 है वो डिस्काउंट के बाद की अमाउंट है। अगर ₹10 डिस्काउंट का होगा
तो फेस वैल्यू तो कितनी होगी 45, यस और नो? Yes, sir. और फाइनल कॉल में बैलेंस अमाउंट बोला है, बैलेंस अमाउंट कितना 100 में से 75 तो आ गया, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा 25। 25. 25. अब चेक कर लो, ये तीनों का टोटल करोगे तो फेस वैल्यू आ गई 100, डिस्काउंट आ गया 10, 100 माइनस 10 जब टोटल करोगे तो 90 होगा। ओके, एनी डाउट? तो ये टाइप के समय सब कंफ्यूज नो होते हैं, सर। तो लोग गलती क्या करते हैं 35 रुपीस यहाँ लिखते हैं और फिर सोचते रहते हैं पूरे समय डिस्काउंट कहाँ दे। तो जब डिस्काउंट नहीं बोला है तो कौन से स्टेज में देना है ऐसा क्लियर नहीं है तो अलॉटमेंट में ही दे देगा। तो जो 35 रुपीस अलॉटमेंट का दिया है वो डिस्काउंट के बाद का दिया है, तो डिस्काउंट के पहले की तो वैल्यू कितनी होगी 45 होगी। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 10,500 डिबेंचर्स। सर हाँ बोलो। जेंसी को ऐड करो ना, जेंसी को ऐड करो ना। Company received application of 10,500 debentures, of which 8,000 debentures were allotted. देखो कोई प्रो रेटा नहीं है, 10,500 में से allot तो कितने हुए 8,000 ही हुए हैं, बाकी के सब रिजेक्ट। Amount was refunded to the applicants on rejected application. All the money due on debentures were duly received. अभी तक का वही नॉर्मल सब है, ओके, जो हमने इधर 2 एंट्री करेंगे, इधर 2 करेंगे और इधर 2 करेंगे, 6 एंट्री। पर यहाँ पर एक चीज और बोली है, expense on issue of debenture is 22,000. Expense on issue of debenture कितना है, टोटल 22,000 का खर्चा हुआ है डिबेंचर को इश्यू करने में। Directors have decided to write off 1/5 amount, राइट ऑफ करना है कितना 1/5 amount of expense on issue 1/5 of expense on issue of debenture and discount on debenture, और 1/5 किसका करना है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स का। ओके, फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर। ओके, हर साल कितना राइट ऑफ करना है 1/5 राइट ऑफ करना है एवरी ईयर। चलो अब इसकी जनरल एंट्री अपने स्टार्ट करते हैं। यहां तक कोई भी डाउट? No, sir. अब पहली जो 6 एंट्री हो तो जैसे करते हैं वैसे करनी, उसमें कुछ नया नहीं है, नया खाली घर आएगा। तो देखते हैं, पहले तो 2 Okay, + 2 sir. + 2 6 एंट्री अपने शुरू करते हैं। बोलो फर्स्ट एंट्री कौन सी आएगी? Bank account debited. सर बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,500 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का 30 रुपीस है टू 10%। सर हाँ बोलो। सर वो मनवीर को ऐड करो ना। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट $10,500 मल्टीप्लाई बाय 30। नरेशन क्या लिखोगे? बिल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब हम शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे, हाँ डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट के अंदर और एक्स्ट्रा रिफंड भी करेंगे। तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 10,500 मल्टीप्लाई बाय 30 टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड करेंगे, कितने डिबेंचर को? 2,500 डिबेंचर एक्स्ट्रा आए हैं, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 30 और बाकी के चले जाएंगे 10% डिबेंचर अकाउंट में टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना आएगा इधर 8,000 मल्टीप्लाई बाय 30। यस और नो? यस सर। नरेशन क्या लिखेंगे? बिलिंग डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट
transfer to 10% debenture account and excess debentures rejected and refunded. उसके बाद थर्ड, अब हम अलॉटमेंट का कॉल करेंगे. ओके, तो क्या आएगा? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड. कितना होगा बोलो? 8000 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपया मांग रहे हैं हम लोग? खाली 35 रुपीज, और हमने 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया है. ओके, तो क्या होगा बोलो? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज आवर एक्सपेंस, तो वो डेबिट होगा. आगे भी हमने सबमिट करा है ये चैप्टर में. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू 10% डिबेंचर अकाउंट. ये तो शेयर कैपिटल के जैसा है, इसमें तो फेस वैल्यू भी जाएगा. मतलब 8000 मल्टीप्लाई बाय 45. डायरेक्शन बी allotment all made after discount. अब अलॉटमेंट का मनी आएगा तो क्या एंट्री करेंगे उसकी? बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना रुपीस आएगा? हमने कॉल कितने रुपीस से किया है? 35 रुपीस के लिए. 8000 मल्टीप्लाई बाय 35 टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. 8000 मल्टीप्लाई बाय 35. नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. Any doubt? No sir, no doubt. Now number 5. No sir, no doubt. फाइनल कॉल करना है. तो 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 8000 मल्टीप्लाई बाय 25 टू क्या आएगा? 10% डिबेंचर अकाउंट 8000 मल्टीप्लाई बाय 25 being final call made. ओके, अब फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो क्या एंट्री आएगी उसकी? बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना है बोलो? 8000 मल्टीप्लाई बाय 25 टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट 8000 मल्टीप्लाई बाय 25. मेरे शब्द क्या लिखोगे? बी फाइनल कॉल मनी received. Any doubt? No sir, no doubt. No sir. स्क्रीनशॉट ले आउट. तुम्हारा शायद वीडियो में कटा होगा पर मैं पूरा भेज दूंगा. डोंट वरी. अब जो दो एंट्री है वो अभी अपने जो थियरी में लिखी वो करनी है. 1/5 राइट ऑफ करने को बोला है, पर राइट ऑफ करने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमने ये डिबेंचर का एक्सपेंस तो पे करा होगा 22,000. एक्सपेंस पे करने की एंट्री करेंगे हम. पहले राइट ऑफ करेंगे पर पहले ये वाली एंट्री जो टोटल 22,000 का एक्सपेंस हुआ है. एक्सपेंस एक साथ ही होता है लेकिन उसको राइट ऑफ करते हैं हम कैसे? पूरा एक्सपेंस इस साल कर दिया, पर क्या वो पूरा एक्सपेंस एक ही साल का है? डिबेंचर को इश्यू करने का जो 22,000 खर्चा हुआ क्या वो एक साल का था खाली? बोलो, खाली एक साल का ही होगा वो? नहीं. मान लो हमारा डिबेंचर 5 साल के लिए, फॉर एग्जांपल
हमारे डिबेंचर 5 साल के लिए, 5 साल के बाद उसका पैसा रिफंड करना है हमको। ओके, फिर 22,000 वो खाली 1 साल का थोड़ी है, कितने साल का है, 5 साल का है। लेकिन हमने पेमेंट कब किया है, इसी साल में पूरा कर दिया, तो पेमेंट पूरा करा है तो एक उसकी एंट्री आएगी। फिर उसमें से हर साल अपने क्या करेंगे, 1/5 को राइट ऑफ करते जाएंगे। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। इट इज वन टाइप ऑफ प्रीपेड Yes. एक्सपेंस। इट इज लीजहोल्ड बिल्डिंग में करते थे, लीजहोल्ड बिल्डिंग का पूरा पैसा एक साथ पहले भर दिया, फिर हर साल क्या करने का, राइट ऑफ करते जाते थे। कितना टाइम बाकी है? 1 minute 45 seconds। ओके, तो चलो 7th एंट्री हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर का जो एक्सपेंस हुआ उसका अमाउंट पे कर रहे हैं। पे करेंगे मतलब क्या होगा, कैश गोज आउट। ओके, पर कैश में लिखेंगे, शेयर कैपिटल और डिबेंचर में कहीं पर भी कैश नहीं आएगा, जो भी पैसा है पूरा वाइट आएगा, मतलब बैंक भी जाएगा और खर्चा भी बैंक से ही होगा। ओके, तो बैंक इज अ गिवन और ये हमारा एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पेमेंट तो पूरा करना पड़ेगा 22,000। नरेशन being expense on issue of debentures paid। अब राइट ऑफ करना है, कितना राइट ऑफ करने को बोला है, 1/5 राइट ऑफ करने को बोला है। और किसमें राइट ऑफ करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड, अभी हमने देखा ना 2, क्या आएगा बोलो, बोलो जल्दी, हो के चले गए। है सर। है सर, है। एक्सपेंस ऑन इश्यू एंड 2 क्या आएगा, दूसरा डिस्काउंट ऑन। तो क्वेश्चन में बोला है राइट ऑफ कितना करना है, 1/5 करना है टोटल का। तो एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टोटल कितना था, 22,000, उसका 1/5 करो, कितना होगा, क्या सर, क्या सर? ओके। एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, हमने टोटल डिस्काउंट कितने का दिया है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 8,000। यहां से देखोगे तो नहीं चलेगा, तो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है हमने 8,000 डिबेंचर्स को, तो 10 into 8,000 80,000 का डिस्काउंट है, उसका 1/5 16,000। टोटल कितना हो गया, 20,400। ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखोगे, बीइंग सर वापस बोलो नहीं। 1/5 expense on issue of debenture and discount on debenture return off। अमाउंट कैसे आया, तो भाई टोटल अमाउंट एक्सपेंस ऑन इश्यू का कितना है, एक्सपेंस ऑन इश्यू टोटल 22,000 है, उसका 1/5 करने को बोला है, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 5 4,400। ओके, और टोटल डिस्काउंट कितना है, 10 रुपए का डिस्काउंट हम एक डिवेंचर पे दे रहे हैं, ऐसे 8,000 डिवेंचर है, 8,000 into 10 80,000, 80,000 का 1/5 16,000। एनी डाउट? No sir, no doubt. क्लियर है सबको? तो ये 2 एंट्री नवी थी हमारे सामने, बाकी जो 6 एंट्री तो हमने जैसे करते थे वैसे ही करी है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ 2 एंट्री का। समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. Yes. अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11। माइक्रोफोन को म्यूट रखो सब लोग अपने अपने। अब बिफोर गोइंग टू सम नंबर 11, एक नया टॉपिक है, एक नई थियरी वो लिखनी पड़ेगी। अभी तक हमने डिबेंचर इश्यू कर रहे थे किसके लिए? मनी बोरो करने के लिए, ऐसा ही था ना। हमने जितने भी सम देखे हर एक सम में हमने डिबेंचर को इश्यू करा है, व्हाई टू बोरो मनी। लेकिन डिबेंचर का एक और यूज है। क्या यूज है? तो मान लो हमें कोई असेट खरीदना है, हमें एक मशीनरी खरीदनी है 10 लाख रुपीस की, पर हमारे पास 10 लाख रुपीस नहीं है, हमारे पास करीब 3 लाख रुपए ही है, और मशीनरी तो 10 लाख की है। तो क्या करेंगे? तो हम जिससे मशीन खरीद रहे हैं उसको 3 लाख रुपया कैश देंगे और बाकी 7 लाख रुपए की उसको डिबेंचर दे देंगे हमारे कंपनी के। ओके, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया? 10 लाख की मशीनरी आ गई, पर इसके लिए वो एग्री होना चाहिए सामने वाला। ओके, अगर सामने वाला बोले नहीं मुझे तो पूरा कैश चाहिए या चेक चाहिए, मुझे डिबेंचर तुम्हारी कंपनी के नहीं चाहिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसको अगर हम बोले कि भाई तुम ऐसा करो, हमारे पास 10 लाख रुपए कैश तो नहीं है और तुमको 3 लाख रुपए देते हैं, बाकी 7 लाख के डिबेंचर देते हैं, अगर वो रेडी हो जाता है तो ऐसा करेंगे। क्योंकि 7 लाख के डिबेंचर दे रहे मतलब क्या हुआ? हम उससे मनी बोरो कर रहे हैं, है ना। वो 7 लाख रुपए हम उसको कब देंगे? वो डिबेंचर 3 साल का होगा तो 3 साल के बाद देंगे, 5 साल का होगा तो 5 साल के बाद देंगे। यस और नो? यस सर। ओके, ऐसा अभी बिल्डर्स जो है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई बिल्डर हो तो उनको पता होगा, बिल्डर्स ऐसा बहुत करते हैं। मान लो मैं बिल्डर हूँ, मेरी बिल्डिंग बन रही है मेरे साइट पे, अब वो बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने फ्लोरिंग की टाइल्स मंगवाई है। अब टाइल्स का बिल ही 10 लाख रुपए का है, पूरी बिल्डिंग की टाइल्स लगाएंगे तो कितना होगा? मान लो 10 लाख का बिल है, तो बिल्डर के पास 10 लाख नहीं है, बिल्डर के पास खाली 5 लाख है देने को। तो बिल्डर क्या करेगा? जिससे टाइल्स खरीद रहा है उसको बोलेगा 5 लाख तू ले ले और बाकी 5 लाख का मैं तेरे को मेरी बिल्डिंग के अंदर कोई भी तेरे को दुकान दे देता हूँ, 5 लाख के साइज के हिसाब से जो दुकान होगी वो तेरे को दे देता हूँ। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डिबेंचर मतलब बहुत सारे बिल्डर्स इस तरह से बिल्डिंग्स बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी लोग माल सामान लाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा देते हैं और बाकी का क्या करते हैं, उनको अपनी बिल्डिंग में कोई ना कोई जगह दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर भी अपने उसी टाइप के सम देख रहे हैं। अब डिबेंचर्स आर इश्यूड फॉर परचेज ऑफ असेट, असेट को परचेज करने के लिए हम डिबेंचर इश्यू करने वाले हैं। तो लिखो उसकी थोड़ी सी थियरी। issue of debentures other than cash। अभी तक हम कैश के लिए करते थे, अब आएगा अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ? फॉर परचेज ऑफ असेट्स, असेट को परचेज करने के लिए। ओके, तो देखो इसकी एंट्री क्या आएगी? वेरी सिंपल एंट्री। असेट परचेज। अब जब आपने असेट परचेज करा है तो क्या एंट्री करेंगे उसकी? असेट कम्स इन, तो नेम ऑफ असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। पर क्या हमने उसको कैश दिया? नहीं दिया। ओके, तो टू क्या आएगा? वेंडर्स अकाउंट। वेंडर मतलब जिससे हमने खरीदा है उधार पे, टू वेंडर्स अकाउंट। मान लो 10 लाख की मशीनरी थी, हमने खरीदी, उसको 1 भी रुपया नहीं दिया, तो मशीन तो 10 लाख की आ गई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 10 लाख। और सामने किससे खरीदी है मशीनरी? तो एबीसी मशीनरी से खरीदी हमने, तो टू एबीसी मशीनरी अकाउंट, उसको 10 लाख रुपया देना बाकी है। अब when debentures are issued against purchase of asset। अब असेट के सामने हम क्या दे रहे हैं? पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको हम डिबेंचर दे रहे हैं। तो एक सिंपल सा रूल है, जब शेयर इश्यू करते थे तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था, जब डिबेंचर इश्यू करते हैं तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। 10% होगा या 9% होगा, जो भी होगा,
ओके, और डिबेंचर में किसको दे रहे हैं? वेंडर को. नाउ वेंडर इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं तो टू X% डिबेंचर्स अकाउंट. X% की जगह पे लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा 10%, 9% जो भी दिया होगा, ये उसकी एंट्री हो. वेरी सिंपल. सर वापस समझो ना ये सेकंड एंट्री. डिबेंचर अपने किसको दे रहे ये हैं? वापस समझो. वेंडर को दे रहे हैं. वेंडर को दे रहे हैं तो वेंडर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड एंड डिबेंचर गोज आउट. ऐसा मान लो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो टू X% डिबेंचर अकाउंट. अंडरस्टूड? ओके ओके सर. यस सर. चलो अब इसके सम्स देखते हैं. इसके दो सम्स है, सम नंबर 11 और 12, दोनों ये टाइप के सम्स है. लिखना तो सम के बाजू में लिखते भी जाओ ताकि तुमको टाइप पता चले. सम नंबर अब कौन सा आया? 11 आया ना. कौन सा नंबर का सम आया? 11 नंबर. हाँ, 11 और 12 में लिखना तो तुम लोग टेक्स्ट बुक में लिख दो. डिबेंचर अगेंस्ट असेट. ओके, डिबेंचर के सामने हम असेट दे रहे हैं. तुमको देखने में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सारे सम्स है, कितने सारे सम्स है, लेकिन कुछ सम्स होते छोटे छोटे भी है, तो टेंशन नहीं लो, चैप्टर नॉर्मल है, हो जाएगा. नाउ नंबर 11, आदिनाथ लिमिटेड, आदिनाथ लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹18,000. मशीन परचेज करी है, सॉरी 18,000 नहीं, 18 लाख रुपीस, 18 लाख की फ्रॉम शिखर मशीनरी लिमिटेड. किससे परचेज करी है? फ्रॉम शिखर, ये वेंडर का नाम है, शिखर मशीनरी लिमिटेड से. ओके, ऑन 10/9/2017 ₹3 लाख वेर पेड इमीडिएटली. 18 लाख में से पेड हाउ मच रुपीस? 3 लाख तो पे कर दिए, और बाकी 15 लाख रुपए के लिए क्या किया? बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय इश्यू ऑफ 15,80,000 9% डिबेंचर. और बाकी अमाउंट के लिए क्या करा? डिबेंचर इश्यू करे. इश्यू डिबेंचर, कौन से डिबेंचर? 9% डिबेंचर. इश्यू 9% डिबेंचर. कितने रुपीस के? ₹15,80,000 की. ओके, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आदिनाथ लिमिटेड. फिर एक और क्वेश्चन भी है, वो बाद में देखते हैं, इसके अंदर ही. तो अब तुम बोलोगे सर 18 लाख की मशीनरी के सामने 3 लाख कैश दिया, तो उसको बाकी के डिबेंचर कितने के देने चाहिए? 15 लाख के, तो उससे ज्यादा के क्यों दिए? ऐसा मन में सवाल आ रहा है किसी के? यस सर. यस सर. आना चाहिए, ऐसा सवाल मन में आना चाहिए. बराबर है, तो क्यों दिया मैं वो समझाता हूँ. 18 लाख में से 3 लाख तो कैश दिया, तो बाकी देना था 15 लाख, पर 15 लाख के सामने हम 15 लाख से ज्यादा के डिबेंचर दे रहे हैं. मतलब हमने क्या किया? हमने दिया था 15 लाख, 15 लाख की जगह हम 15,80,000 के डिबेंचर दे रहे हैं. मतलब हमने अपने डिबेंचर की वैल्यू कम कर दी. 15,80,000 के डिबेंचर किसको इक्विवेलेंट हो गए? 15 लाख रुपए को इक्विवेलेंट हो गए. देना था 15 लाख, पर दिया 15,80,000. ओके, सो अवर डिबेंचर्स आर इक्विवेलेंट टू 15 लाख, यानी कि हम जो 80,000 ज्यादा उसको दे रहे हैं. इसका मतलब हुआ कि वी आर इश्यूइंग अवर डिबेंचर्स एट डिस्काउंट. हम हमारे डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं. देना था 15 लाख और उसको दे रहे 15,80,000. 80,000 ज्यादा दे रहे हैं उसको. मतलब क्या हुआ? डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट. अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. अब देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे. एंट्री करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा. तुम बोलोगे सर ज्यादा दे रहे हैं तो प्रीमियम होना चाहिए. अरे ऐसा नहीं है. 15 लाख की जगह अगर हम ज्यादा अमाउंट के डिबेंचर दे रहे हैं, मतलब हम अपने डिबेंचर की वैल्यू कम कर रहे हैं. हमें किसी को 10 रुपया देना हो, उसी जगह हम उसको 15 रुपया दे, मतलब हम क्या करें? हम अपने मनी की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं. 15 रुपए की जगह 10 रुपए की जगह हमने उसको 15 रुपया दिया.
₹5 एक्स्ट्रा दिया, ओके, मतलब डिस्काउंट गिवन है, ओके। तो देखो एंट्री कैसे करेंगे, चलो फर्स्ट एंट्री तो किसकी आएगी, जो मशीन परचेस करी है उसकी एंट्री आएगी। मशीन कौन सी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, हाउ मच, 18 लाख, उसमें से हमने 3 लाख तो उसको इमीडिएटली पे कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट 3 लाख, और बाकी 15 लाख रुपए के लिए क्या होगा, शिखर मशीनरी लिमिटेड इज अवर क्रेडिटर, तो क्या आएगा, टू शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट 15 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज, ये तो सिंपल 11 स्टैंडर्ड वाली जर्नल एंट्री होगी, है ना, यस और नो। यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, 15 लाख के सामने उसको 15,80,000 के डिवेंचर दे रहे हैं, तो शिखर मशीनरी लिमिटेड इज अ रिसीवर, अब वो रिसीवर हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, उसको तो कितना रुपया देना था, 15 लाख ही देना था, तो यहाँ तो 15 लाख ही लिखेंगे, लेकिन हम डिवेंचर कितने के दे रहे हैं, डिवेंचर गोज आउट, क्रेडिट और गोज आउट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, कितने रुपए के डिवेंचर दे रहे हैं, 15,80,000 के। हमें शिखर मशीनरी लिमिटेड को देना था 15 लाख, पर हमने उसको दिया 15,80,000, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 80,000। 80,000 का, और कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है, सर डेबिट में। डेबिट में मतलब डिस्काउंट, यहाँ से पता चल रहा है, डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है मतलब वो डिस्काउंट है, अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता तो वो प्रीमियम होता, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट आल्सो डेबिटेड। क्या सर ये वापस बताओ ना, 80,000, और ये वाला अमाउंट कैसे आया, ये डिफरेंस से आया, ओके। शिखर मशीनरी, सर वो वापस वापस समझा रहा हूँ, शिखर मशीनरी लिमिटेड को 15 लाख देना था, तो अब हम उसको डिवेंचर दे रहे हैं, तो शिखर मशीनरी लिमिटेड इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, वो डेबिट हो गया 15 लाख से, टू डिवेंचर गोज आउट, हम डिवेंचर कितने का दे रहे हैं, 15,80,000 के, यहाँ पे आएगा 15,80,000, तो 80,000 का जो डिफरेंस आया है वो डेबिट में आया है, डेबिट में डिफरेंस आया मतलब क्या हुआ, वो डिस्काउंट है, ओके, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट 80,000, अंडरस्टूड, यस सर। being issued क्या आएगा, 9% debentures against purchase of machinery। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन भी है, अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, पढ़ो, इफ फॉर द बैलेंस अमाउंट, वापस यही क्वेश्चन के अंदर दूसरा केस है अलग से, मशीनरी कितने की थी, 18 लाख की, उसके सामने हमने उसको पे कर दिया है 3 लाख, ओके, और बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 15 लाख बचा, तो 15 लाख के सामने हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिवेंचर दे रहे हैं कितने के, 14,10,000 की, इश्यू 9% डिवेंचर कितने के, ₹14,10,000 के दे रहे हैं, मतलब हम उसको पैसा कम दे रहे हैं, मतलब अब हमारे 14,10,000 के डिवेंचर किसके इक्विवेलेंट है, 15 लाख के इक्विवेलेंट है, मतलब हमारे डिवेंचर की वैल्यू बढ़ गई, 90,000 बढ़ गई, ओके, तो देखो क्या एंट्री आएगी इसके अंदर ही, ये तो कॉमन एंट्री है, ओके, फिर अगर 15,80,000 में कर रहे हैं तो सेकंड वाली एंट्री, उसी जगह 14,10,000 में कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो शिखर मशीनरी लिमिटेड को कितना रुपया देना है, 15 लाख देना है, अब वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 15 लाख,
अब 15 लाख के सामने हम उसको डिबेंचर कितने के दे रहे हैं? 14,10,000 के डिबेंचर दे रहे, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, डिबेंचर गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 14,10,000 की। बोलो कितने का डिफरेंस है? 90,000 90,000 यहाँ पर डिफरेंस है क्रेडिट साइड पे है, तो क्या आएगा? इस बार क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है तो क्या आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हाउ मच रुपीज? 90,000। मतलब 15 लाख के सामने हमने दिया कितना? 14,10,000। मतलब हमारा 14,10,000 वाला जो डिबेंचर है किसको इक्विवेलेंट है? 15 लाख को इक्विवेलेंट है। तो हमारे डिबेंचर की हमने 90,000 जो एक्स्ट्रा वैल्यू निकाली वो किसकी है? प्रीमियम की है। मेरे शरीर लिखना है ऐसे being issued 9% debenture against purchase of machine। और तुमको तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको तो क्या कर रहा है भाई, वेंडर को जितना रुपया देना बाकी था डेबिट में उतना ही लिखने का, ओके, और डिबेंचर जितने के लिए क्रेडिट में उतना ही लिखने का। फिर अगर डिफरेंस डेबिट में आया मतलब डिस्काउंट है, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आया मतलब प्रीमियम है। अंडरस्टूड? यस सर। इसके जैसा एक और सम भी है, सम नंबर 12, वो बड़ा है, अब वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, फिर स्टेप्स का लेक्चर ऐसे ही हर बार आधा चला जाता है, तो अपने अभी अकाउंट्स के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, स्टेप्स के लेक्चर के न्यू मीटिंग से ज्वाइन होना है सबको।